लगड़बग्गा जो है रात को ही नजर आती है। तो रेयर केसेस हैं कि वो दिन को नजर आ जाए। जो आपने रिसर्च की सारी रात के वक्त की कोशिश, हम लोगों ने ट्रैकिंग कैमराज यूज किए, ट्रैकिंग कैमराज लगाए, मतलब जिस एरिया में हमें फुटप्रिंट्स मिलते थे हमने उन एरियाज में जो है वो ट्रैकिंग कैमराज यूज किए कि हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाइना यहाँ से गुजरा या कोई भी सिपिशी वहाँ से गुजरे तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। उस एरिया में एंटर होते ही वहाँ पे नहर सी है और उसका पानी इतना फास्ट था कि वहाँ पे मतलब जाने से पहले 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस पानी से गुजरते हुए, और वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। मुझे था कि मैं अब यहाँ से अगर गुजरूंगी तो शायद हो सकता है मेरी डेथ हो जाए। लगड़बग्गा अगर किसी भी एनिमल को या इवन की ह्यूमन बोन्स हैं, अगर वो इसको बाइट करता है तो वो उसकी बोन्स को बिल्कुल ही क्रश कर देता है। ओहो। जंगली जानवरों को खाना डालना चाहिए या नहीं? जंगली जानवरों के साथ बच्चों को बिल्कुल भी खेलने नहीं देना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे बच्चों की जान ले सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट का स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के हवाले से। आज मेरे साथ जो लड़की मौजूद हैं, इन्होंने तारीख रकम की है। पाकिस्तान की ये पहली लड़की हैं, पहली वो लड़की हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि वाइल्ड लाइफ में हाइना यानी कि लकड़बग्गे के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। बेशुमार आपने वीडियोज़ देखी होंगी और एक लड़की होने के नाते बहुत सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमना आयूब साहिबा, इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, वाइल्ड लाइफ में बेशुमार रिसर्चेज हो रही हैं, बेशुमार वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं, आपने हाइना यानी कि लकड़बग्गे का इंतखाब क्यों किया? मेरी जब बीएस चल रही थी, मतलब मेरी बेसिकली बीएस ज़ूलॉजी थी, तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था वाइल्ड लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ में आगे बहुत सारी स्पीशीज हैं, लाइक फॉक्सेस हैं, जैकल्स हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे ना कुछ यूनिक काम करना है। हाँ। ऐसा काम के जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। बिल्कुल। तो मैंने उसमें जो है वो हाइना पे काम करना था। मैंने हाइना को चूज किया, उसके बारे में रीड किया कि इस पे पहले काम हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इस स्पीशी को सिलेक्ट किया कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज तक हाइना के ऊपर काम ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ उस पर। तो आपने हाइना को चूज इसलिए किया कि इस पर काम नहीं हुआ? तो बिल्कुल इस पे तो मुझे जरी सी बात है, आपकी ये तहकीक कहाँ तक पहुंची है और इस तहकीक का फ़ायदा क्या होगा? हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ की हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे कम हो रही है। अच्छा। और इसी तरह जो हाइना की स्पीशी है, क्योंकि ये एक वल्नरेबल स्पीशी है, इसके ऊपर मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता। वाइल्ड लाइफ के ऊपर वैसे भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। तो मैंने जो एरिया सिलेक्ट किए वहाँ पे मैंने उसकी पॉपुलेशन को देखा कि वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, या उस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या एक्सेस में है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर सी बात है, एक तहकीक करते हुए हमें बेशुमार मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। आप ये बताइएगा कि जब आप हाइना यानी कि लकड़बग्गे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, आप किन किन इलाकों में गए और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट करनी थी ये रिसर्च, तो मैंने अपने जो है वो चेयरमैन और अपने डीन्स और इन सब से पूछा, उनसे परमिशन ली कि सर मैंने ये स्पीशीज सिलेक्ट करनी है और मैंने इस पे काम करना है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया स्पेशली कि आप आएँ, हम इस पे डिस्कस करते हैं, और अगर आपको सही लगेगा, सूटेबल होगा, तो आप इस पे ज़रूर काम करेंगे। और सर ने मुझे बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप लड़की हैं। अच्छा। तो आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कहा सर लड़की हूं तो क्या हुआ, मुझे तो ये काम करना है, क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि इस पे नहीं हुआ। हमेशा से, मतलब बचपन से ही मेरी यही रही है कि मैंने कुछ यूनिक करना है। तो मुझे बहुत हर्डल्स हुई, मैंने बहुत कॉन्टैक्ट्स किए, लेकिन मुझे अपने टीचर से वहाँ से सबसे परमिशन मिल गई। तो जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, वहाँ पे मुझे बहुत हर्डल्स हुई। क्या क्या हर्डल्स का, किन किन हर्डल्स का सामना था? सबसे पहले तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करते थे। आपने बताया कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जब ये हाइना की रिसर्च स्टार्ट करनी थी, आपने किस इलाके का इंतखाब किया और उसकी क्या वजह थी? सेकेंडली आप ये भी बताइएगा कि हर्डल्स क्या क्या थी और इलाके में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? इसकी स्पीशी जो है, अब ये आपने मुझे डिटेल्स में बताना है ताकि सबको पता चल सके कि हाइना की रिसर्च के लिए इलाका किस तरह सेलेक्ट करना है, कहाँ पर ये स्पीसीज पाए जाते हैं और उन इलाका जात में जाने के लिए आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इसकी जो स्पीशी है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है, लाइक उसकी स्पीशी थी डेरा इस्माइल खान के एरियाज में,
डेरा गाजी खान के एरिया में, मतलब डेरा गाजी खान में वहाँ का जो एरिया था कोस्ट सुलेमान रेंज का, वहाँ पे राजनपुर के एरिया में, और थर के एरिया में सिंध में, और बलोचिस्तान में। अच्छा जी। तो आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया? मैंने डेरा इस्माइल खान का। अच्छा। क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना था बलोचिस्तान का, क्योंकि बलोचिस्तान में जो है वो हाइना के स्पीशी मैक्सिमम है। तो मैंने वहाँ पे मतलब बेसिकली अपनी रिसर्च करनी थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया। अच्छा। कि आप लड़की हैं, आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। मतलब वो एक तो हाइना बहुत ही डेंजरस स्पीशी है, मतलब इतनी डेंजरस है कि लायंस भी उससे डरते हैं। तो वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। लेकिन जो डेरा इस्माइल खान के वहाँ के मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब फैसिलिटेट किया, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पोलाइट थे, और मतलब उनके साथ काम करके अच्छा लगा मुझे। आपने बताया कि हाइना बहुत ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है? क्या आम लोग भी यानी कि हमने देखा काफ़ी लोग जिनका ये शोबा तो नहीं है, लेकिन वो शौक़ रखते हैं रिसर्च करने का वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो वो अगर हाइना के ऊपर रिसर्च करते हैं तो कितना ख़तरनाक है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाइना बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इतना है कि अगर वो किसी भी एनिमल को वो बाइट करता है तो इवन के वो उसकी बोन्स तक को भी तोड़ देता है। लकड़बग्गा अगर किसी भी एनिमल को, या इवन की ह्यूमन बोन्स हैं, अगर वो इसको बाइट करता है तो वो उसकी मतलब बोन्स को बिल्कुल ही वो क्रश कर देता है। ओहो, इतना खतरनाक। जी। तो जब आपने इंतखाब किया DI के यानी कि डेरा इस्माइल खान का इंतखाब किया, फिर आप वहाँ पर कैसे गए, कितना अरसा आपने वहाँ पर रहे, और वहाँ पर किस तरह आपने सर्वाइवल आपका कैसे था? वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO थे, उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, उन्होंने मेरे साथ गार्ड्स भेजे, उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उन्होंने मतलब वो जितना फैसिलिटेट कर सकते थे उन्होंने मुझे किया। वहाँ की जो है सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं। अच्छा। कि हर एनिमल के लिहाज से उन्होंने कम्युनिटीज़ डिवाइड की हुई हैं। नहीं, जो इलाका आपने सेलेक्ट किया था वो ज़रई था, सहराई था, या फिर पहाड़ी इलाका था? पहाड़ी इलाका था। अच्छा, यानी कि जो लकड़बग्गा है ये मोस्टली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक। तो फिर आप वहाँ पर कितने दिन आपने स्टे किया, और आपकी रिसर्च के ऊपर कितना वर्क रहा? मैं वहाँ पे स्प्रिंग में गई, मैं वहाँ पे फॉल में भी गई। मतलब मुझे वहाँ का देखना था कि बेसिकली मुझे फाइंड करनी थी कि उसकी हैबिटेट कैसी है और उसका इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है। तो मुझे फॉल में भी जाना पड़ा और स्प्रिंग में भी जाना पड़ा, मतलब अच्छा। दोनों सीजन्स में मैं गई थी। तो फिर क्या रिसर्च, लकड़बग्गे के ऊपर क्या रिसर्च, फाइंडिंग क्या निकली? फाइंडिंग ये थी कि मुझे वहाँ की पॉपुलेशन देखनी थी। कितनी पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन? मतलब मैंने वहाँ पे जाके जो है वो 3 से 4 जो है वो मेरे स्पेसिफिक एरियाज थे। लाइक वहाँ का एक एरिया था डबर सखर कोना, निष्पा वैली थी वहाँ की। अच्छा। और था रागासर था, और लंडी कुतरजई। मतलब ये 4 एरियाज थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे अपने स्पीशी के लिए। अच्छा। मतलब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लाइक 25 to 30 थे, और कुछ एरियाज थे वहाँ पे मतलब वो पहले रह चुका था उसके, क्योंकि फुटप्रिंट्स थे, और बाकी एरियाज में मतलब कम पॉपुलेशन थे उसके। तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है DI के डेरा इस्माइल खान का जब नाम आता है तो लोग बड़ा डरते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर तालिबान भी मौजूद होते हैं, या फिर उस इलाके में खुसूसन ख़वातीन, मेल्स तो मेल्स हैं, फीमेल्स के लिए तो इट्स सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर क्या वाकई ये बलूचिस्तान के हवाले से जो चहम गोइयाँ हैं या क्या सराइयाँ हैं ये हक़ाइक़ पर मबनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब उनको जब पता चला कि मैं पंजाब से आई हूँ, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि पंजाब से एक लड़की आई है। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। इवन कि मैंने उन लोगों के साथ स्टे किया है। अच्छा। बिल्कुल वहीं पे उन्हीं के एरियाज में। मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पढ़ते होते थे कि वो कदीम एरिया के लोग होते हैं और वो गारों में रहते हैं और पत्थरों के मकान थे और इस तरह से, और वाकई मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि वाकई वो लोग इस एरिया में रहते हैं।
क्या वाकई वहाँ पर पत्थरों के मकान बने हुए हैं और वही असलहा और उसी तरह वो रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या देखा क्या आपने वहाँ पर? ये जरा वहाँ के लोगों elaborate करें की ना। जो है जो जिस तरह से वो रह रहे थे, मतलब वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ये सोशल मीडिया का, इवन कि वहाँ पे फोन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, कि वहाँ अच्छा। की औरतों को फोन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फोन भी कोई चीज होती है। मतलब अच्छा। इतना एडवांस दौर है, तो वहाँ पे फोन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था। और पंजाब से एक लड़की गई, मुझे तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती थी। अच्छा। उनको हाँ, अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज बहुत बैरियर मुश्किल था। बहुत बड़ा बैरियर था कि अब वो बलूचिस्तान में हैं, आप पंजाब से हैं, जी या आपको अगर आपका इलाका चूँकि सराइकी पट्टी है जी, तो जनूबी पंजाब है, तो आप सराइकी बोलते हैं या पंजाबी या उर्दू ऐसे। या इंग्लिश। अब बलूचिस्तान में गए हैं तो वो लैंग्वेज बैरियर और चीज़ें समझाने में कितना मुश्किल होती थी या समझने में, ऐसे ही है। वो बताएं तो ज़रा। उनकी औरतों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी, कि अगर मैंने उनसे उर्दू में बात की है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी। हाँ, उनके मेल्स थे, उनको समझ आ जाती थी, क्योंकि वो DI खान जब सिटी में आते थे, उनको उर्दू वहाँ पे बोलनी पड़ती थी, तो उनको उर्दू समझ आ जाती थी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सही सी बात है, रिसर्च मुकम्मल हो गई। क्या लगता था कि डॉक्टर हमना अयूब पाकिस्तान की तारीख रकम करने जा रही है और वो रिसर्च मुकम्मल कर लेंगी? रिसर्च करने से पहले क्या ज़हन में, क्या ख्यालात क्या थे? रिसर्च करने से पहले मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे सबसे पहले ये था कि मुझे ये CPC, मतलब मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है, अब मैं इस पे काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में यही चल रहा था। लेकिन मुझे था कि अब मैंने सिलेक्ट करनी है, मुझे करनी तो करनी है, मतलब हर सूरत ही मुझे अब ये सिलेक्ट कर ली है, तो अब इस पे रिसर्च करनी है। तो मैं जब यहाँ से गई, मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ऐसा एरिया में हम कभी गए नहीं, और वहाँ का जो एरिया, वहाँ पे कोई स्ट्रेट ट्रैक नहीं थे। अच्छा जी, बहुत ही रॉकी एरिया था, मतलब वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था। आप डे फर्स्ट से स्टार्ट करें, यानी कि आप बताएं कि पहले दिन जब आप वहाँ पर गए तो आपको किन हर्डल्स का सामना रहा, और वो सारी चीज़ें डिटेल में बताएं। जब मैं गई वहाँ पे, मतलब सबसे पहले ना उस एरिया में एंटर होते ही वहाँ पे ना एक वैली बनी हुई है, और वहाँ पे नहर सी है, और उसका पानी इतना फास्ट था कि वहाँ पे मतलब जाने से पहले 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस पानी से गुजरते हुए। मुझे सबसे पहले तो वहाँ पे मसला हुआ। नहीं, वैली से गुजरते हुए? वहाँ पे मतलब उसके दरमियान में ना एक नहर से गुजर रही है। ठीक है। तो वो उसका पानी बहुत फास्ट है। अच्छा। मतलब वहाँ से आप ऐसे नॉर्मली नहीं गुजर सकते, लेकिन हमें गुजरना था उसी एरिया से। वो कितनी उसकी चौड़ाई कितनी, विड्थ कितनी थी गालबन? उसकी थी राउंड अबाउट होगी 500 मीटर्स। 500 मीटर उसकी फीट, मतलब वो बहुत चौड़ी थी, बहुत चौड़ी नहर थी। 500 फीट चौड़ी जी। थी। और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। मतलब मुझे था कि मैं अब यहाँ से अगर गुजरूंगी तो शायद हो सकता है मेरी डेथ हो जाए। फिर कैसे गुजरे? लेकिन फिर हिम्मत थी कि मुझे अब करना है, तो मुझे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगी तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, तो मैं कैसे करूँगी? तो मैंने हिम्मत की, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो फिर वहाँ से गुजर गए हम लोग ना। फिर आगे? तो हम लोग जब वहाँ पे गए, मुझे था कि बस यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है, मुझे अब यहीं नज़दीक ही ना कोई CPC मिल जाए, क्योंकि हमें यहाँ के लोगों को ना चलने की आदत नहीं है। और वहाँ पे कौन सा बाइक्स थी या गाड़ियाँ थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा। मतलब बिल्कुल रॉकी एरिया, और वहाँ पे मैंने जाना है। अब मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे था कि बस, और वहाँ के लोगों ने भी मुझे नहीं बताया कि बस यहाँ पे काम आपका खत्म हो गया, यहाँ हमें CPC मिल जाएगी। तो मुझे कहते नहीं, कोई बात नहीं, बस ये यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। मतलब करते 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 हमें सुबह से रात हो गई, इतनी रात के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने फ़ोन के लाइट्स ऑन की और हम लोग गए वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया सबसे पहले। तो उन्होंने कहा अभी तो ना हमें ये CPC नहीं मिलेगी, तो सुबह हम देखते हैं। तो अच्छा। हाँ, सुबह हम देखते हैं। तो लेकिन रात हमने खैर गुजार दी, और रात भी हमने उसी, मतलब वो जो पहाड़ पत्थरों से बने हुए मकान थे, और वहाँ पे हमने गुजारी। और वहाँ पे सबसे पता है क्या चीज़ थी, वहाँ पे ना जैकल्स उनके डोर पे थे। जो गीदड़ और लोमड़ियाँ और ये सारा कुछ ना बिल्कुल उनके डोर पे थे, मतलब हम उनकी प्रॉपर आवाज़ सुन सकते थे। यानी कि तमाम जानवर, गीदड़ वगैरह और वो सारे लोमड़ियाँ और वो उनके घर के दरवाजों पे या घरों पे, ऐसा ही है। तो उनको डर नहीं लगता? वो तो वहाँ पे रहते हैं, वो तो यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ के, मतलब हमारे लिए तो एक नई चीज़ है। फिर आगे क्या होगा? जब हम वहाँ पे गए, खैर वो रात गुजरी, सुबह हुई, तो वहाँ की सुबह बहुत ही खूबसूरत थे। कैसे? बहुत खूबसूरत थी, मतलब वो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, और वहाँ पे सनराइज हो रहा है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था।
तो हम लोग निकले खैर वहाँ से, तो हमें था कि अब हमें ना कहीं से उसके फुट प्रिंट्स मिल जाता कि हमें आइडिया हो जाए कि हाइना कहाँ कहाँ पाया जाता है। अच्छा। तो हम अब उसके फुट प्रिंट्स देखने निकल पड़े हैं कि हम देख लें उसके फुट प्रिंट्स हमें मिल जाते हैं। खैर हमें उस एरिया में मिले फुट प्रिंट्स, फिर हम लोग गए उसके पीछे। अच्छा, हाइना की सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइना जिस रास्ते से जाता है ना, उस रास्ते से वो वापस नहीं आता। यानी कि लकड़बग्गा जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते का दोबारा इंतखाब नहीं करता वापसी के लिए। वापसी के लिए वो उस रास्ते का इंतखाब नहीं करता। अच्छा, फिर फुटप्रिंट्स मिल गए, फिर लकड़बग्गा कैसे मिला या कहाँ? अच्छा, लकड़बग्गा जो है, हाइना जो है वो एक नॉकटर्नल स्पीशी है। नॉकटर्नल मतलब कि वो रात को ही नजर आती है। अच्छा। बहुत रेयर केसेस हैं कि वो दिन को नजर आ जाए। तो आप ये अपनी जो आपने रिसर्च की सारी रात के वक्त की कोशिश? हम लोगों ने ट्रैकिंग कैमराज यूज़ किए, ट्रैकिंग कैमराज लगाए, मतलब जिस एरिया में हमें फुटप्रिंट्स मिलते थे हमने उन एरियाज में जो है वो ट्रैकिंग कैमराज यूज़ किए कि हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाइना यहाँ से गुजरा या कोई भी स्पीशी वहाँ से गुजरे तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मतलब हमने 2-4 जितने भी मेरे एरियाज थे, हमने उन सारे एरियाज में हमने ट्रैकिंग कैमराज यूज़ तो किए। फिर जब लकड़बग्गा आपको मिला फिर आगे क्या हुआ? मेरी तो वो कहते हैं ना खुशी के इंतहा नहीं थी कि मुझे फाइनली वो चीज़ मिल गई जिसके लिए मैं आई हूँ इतनी दूर से। तो मतलब वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। लेकिन वो था कि वो कैमराज में ट्रैप हुआ था और इस तरह से। तो फिर आपने लकड़बग्गे से बाकायदा यानी कि वो फ्रेंडशिप की या फिर वो जैसी बात है, आपने बताया कि लकड़बग्गा इतना ख़तरनाक है कि अगर वो इंसानी हड्डियों को पकड़ लेता है या वो काटता है तो वो हड्डियों को चूर कर देता है, क्रश कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आप वहाँ पर वो उसका सामना आपने कैसे किया? उसका सामना वैसे मुझे फेस टू फेस नहीं हुआ उसका सामना, लेकिन ये है कि मैंने कैप्चर कर लिया उन मोमेंट्स को ना और हाइना को, क्योंकि वो डे टाइम में बिल्कुल नहीं आता और रात में हम वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते थे। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये थी कि हमें ना वहाँ पे गोट मिले। तो हमें ये था वहाँ पे फुटप्रिंट्स भी थे हाइना के कि वो उस पर फीड करता रहा है या इसके आसपास ही है। तो मज़े की बात ये थी कि हमने वहाँ पे ना ट्रैकिंग कैमरा लगा दिया था और मुझे ना मेरे साथ जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने मुझे कहा आप ना इधर स्टे करें। तो मतलब आप बहुत थक गए हैं। मैं आपको बताऊं, हम वहाँ पे 60 to 70 किलोमीटर पैदल चले हैं। अच्छा। और वो भी रॉकी एरिया पे। मतलब कहने को ये बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग कैसे चलें, लेकिन हम लोग गए। वो हमें पता है ना कि हम लोगों ने किस तरह वहाँ पे सफ़र किया है और हमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं होती यहाँ पे इतना चलने की और वहाँ पे आपने 60-70 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है। तो वो लोग मुझे ना वहाँ पे छोड़ के ना चले गए कि हम ना ऊपर जाके हाइना को देख के आते हैं कि उसकी गारों में, और इस तरह से ना मैं थक गई थी, मैं ना सो गई वहाँ पे उधर ही उसकी केव के ऊपर सो गई। अच्छा। तो मुझे नहीं आइडिया था कि अंदर हाइना है उस केव के अंदर। अच्छा। तो मेरी आँख खुली ना, तो जब आँख खुली ना मेरे पास से ना स्नेक्स जा रहे हैं, माउंटेन लिजर्ड जा रही हैं। तो मैं तो एकदम से ना उठी हूँ कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग कैमरास लगाए हुए थे मैंने, तो वो उसमें सारा ना रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग आपके पास आज भी सेव है? हाँ जी बिल्कुल है। तो वो जब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी ना, मैंने वो बाद में जाके चेक की, तो फिर मुझे पता चला कि मैं जिस केव के ऊपर सो रही थी वो उसके अंदर हाइना की पूरी फैमिली थी, कि अगर वो वहां से बाहर आ जाता तो मैं आज यहाँ पे ना बैठी होती। अच्छा, हाँ जी, इतने वो खतरनाक बहुत ही खतरनाक, मतलब मेल फीमेल और उनके कब भी थे, उनके बच्चे भी थे उनके साथ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि हमने देखा कि हमारे सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने लोग जानते हैं जंगली जानवरों के हवाले से बात करते हैं, तो क्या जंगली जानवरों को खाना डालना ठीक है, अच्छा अमल है, डालना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको खाना डालना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ की ना फिर आदी नहीं होते। मतलब उनको हम लोग अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं, वो लाड प्यार दे रहे होते हैं कि हम जो है वो उनको जंगली जानवरों को जो है हम खाना दे दें या इस तरह से हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। जानवर तो जानवर होता है ना, और वाइल्ड एनिमल्स के साथ ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, तो अक्सर हमने देखा डॉक्टर साहिबा कि जो बच्चे हैं वो जंगली जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है, क्या जंगली जानवरों के साथ बच्चों का खेलना ठीक है, खतरा तो नहीं है? नहीं, उनको बच्चों को ना थोड़ा सा वो करना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी खेलने नहीं देना चाहिए। मतलब जंगली जानवरों के साथ खेलना बहुत ही खतरनाक है। मतलब हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे बच्चों की जान ले सकती है।
तो ये अच्छा। बच्चों को नहीं इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, मतलब बच्चों को मवेशी नहीं। पालने वाले जो हैं, जी मवेशी पालने वालों के लिए जो जंगली जानवर हैं उनसे एहतियात करना कितना ज़रूरी है? हमारे पास जंगली जानवर में हमारे पास गीदड़ आ जाएंगे, लोमड़ियाँ आ जाएंगी, सांप आ जाते हैं। मतलब जो है ना, ये बहुत ज्यादा काउंट किए जाते हैं यहाँ पे कि ये हैं, इनसे हमें खतरा हो सकता है। लाइन्स की स्पीशीज तो यहाँ हो नहीं सकती। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि वो एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स है, वो भी ज़ाहिर सी बात है आपके इलाके से हैं, आपके फेलोज़ में हैं, तो वो तो गीदड़ के साथ मोहब्बत कर रहा होता है, खेल रहा होता है, और वो ये कहते हैं कि इतने वो जहरीले नहीं होते, या सांपों के साथ वो खेल रहे होते हैं ऐसे जैसे सांप उनके दोस्त हैं। एनिमल्स की ना साइकी होती है कि वो उस टाइम में एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं आइडिया होता, हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और हम जो है वो उनके साथ उसी तरह चल रहे होते हैं जैसे हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ करते हैं। तो ये अगर अब जैसे अपने अब्दुर्रहमान की बात की है, वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है उन्होंने उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है। हमारी आवाम को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि हमने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, या हमें उनके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है। यानी कि तो ये अवेयरनेस नहीं है। जी, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। सबसे मेन चीज़ यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, जिन्होंने जानवर पाले होते हैं उन लोगों को रात के वक्त जंगली जानवरों से बचने के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? उन्हें बाड़ें लगानी चाहिए, मतलब जो स्ट्रांग होती हैं वो लगानी चाहिए, या उन्होंने जिस तरह से फॉर्म वगैरह बनाए हुए होते हैं उनकी दीवारें ऊंची रखनी चाहिए कि वहां से जो है वो बाहर भी ना जा सकें, ताकि वो चीज़ें दूसरों के लिए खतरा ना बने। ठीक हो गया। जो खुले शेड होते हैं उसमें क्या जानवरों को बांधना चाहिए? नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमने खुली उसमें अपने जानवरों को बांधा हुआ है, तो कोई भी दूसरे एनिमल जाके उस पर अटैक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी लाइफ स्टॉक है, हमने मवेशी पाले हुए हैं, गाय भैंसें बकरियां बांधी हुई हैं वहां पे, तो हमारे पास कोई भी बाहर से वाइल्ड लाइफ का कोई भी एनिमल आके जो है वो उन पे अटैक कर सकता है, हमारी लाइफ स्टॉक को जो है वो कर सकता है, डैमेज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारे लाइफ स्टॉक पर जंगली जानवर जो हैं वो अटैक करते हैं, तो जंगली जानवर जब मवेशियों पर हमला करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्यों वो हमला करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने जो है ना वो उनके जो है वो हैबिटेट पे, उनके इन्वायरमेंट पे हमने अटैक किया है। ह्यूमंस ने अटैक किया वहां पे जाके। अब जानवरों ने तो अपने ही एरिया में रहना है। हाँ। तो हमने जो है वो डिफरेस्टेशन मतलब कि हमने जंगलात की कटाई की है, हमने उनकी हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। तो जब हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, उन्होंने उस एरिया में वापस तो आना है ना, उन्होंने वहां पे सर्वाइव करना है। तो वो उनको जब वहां पे लाइफ स्टॉक मिलती है, मवेशी मिलते हैं, तो वो उस पर अटैक करते हैं, और इसकी वजह से जो है वो इंसानों का और जानवरों का जो है वो दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाता है कि इन्होंने हमारे जानवरों पे अटैक किया है तो हमें मार देना चाहिए। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि सांपों के हवाले से आपकी भी पिक्चर्स गर्दिश कर रही होती हैं कि आपने वो स्नेक्स जितने भी हैं उनको वो गले में अपने साथ रखा होता है, खेल रहे होते हैं। स्नेक्स बेसिकली जो सांप हैं, सांप की कितनी नस्ल होती हैं, या उनकी वो क्या उनकी खासियत क्या होती है, नस्ल कौन सी होती हैं, जहरीले कितने होते हैं, ये सारा बताइएगा। हमारे पास जो है वो सांपों की जो है ना वो 85 प्लस स्पीशीज हैं। अच्छा जी, और उनमें से सारे जो है वो सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, लेकिन हमें होता है कि हमने अगर किसी भी सांप को देख लिया, हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि नहीं, अगर इसने काट लिया तो हमने बचना नहीं है, या इसका जहर जो है हमारी जिस्म में फैल जाएगा। जो जहरीली स्पीशी है ना, वो सिर्फ कोई 4 से 5 स्पीशी हैं। मतलब 85 स्पीशीज में से कोई 4 से 5 स्पीशी हैं जो जहरीली हैं। अच्छा, यानी कि 80 स्पीशीज में से 4-5 जहरीली स्पीशीज हैं, अदरवाइज बाकी सारे हाँ, बाकियों में मतलब जहर नहीं होता, वो गैर जहरीले होते हैं। सांप घरों और खेतों में क्यों आ जाते हैं? नमी की वजह से। कैसे? मतलब अब जैसे बारिश होती है, हम देखते हैं कि बारिश का सीजन होता है तो सांप जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं, तो वो नमी पे बहुत ज्यादा आते हैं सांप। अच्छा, नमी की वजह से सांप आते हैं। और किन वजूहात की वजह से? और ये चूहे हम देखते हैं, उन एरियाज में आते हैं सांप, मतलब वो अपनी फीड के लिए ही आते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सा सवाल है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सांपों को जो है ना दूध नहीं पिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए, दूध पिलाने के फायदे हैं, दूध पिलाने के नुकसान आता है। इस मिथ को आप कैसे देखती हैं? सांप का दूध से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है कि जो है वो सांप दूध पीते हैं और वो दूध पी जाते हैं और इस तरह से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। इनफैक्ट के सांप तो दूध को हजम ही नहीं कर सकते। अच्छा, सांप दूध नहीं पीते? नहीं, वो दूध नहीं पीते सांप। अच्छा, अगर सांप नजर आ जाए जी। फौरी तौर पर, हमने देखा, आपने बताया कि सांप जब नजर आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। जब सांप नजर आता है फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्या घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि सांप नजर आता है, हम लोग डंडा पकड़ने की कोशिश करते हैं, यार डंडा पकड़ो, इसको मारो ताकि जान बच जाए, अपनी जान बच जाए। इस बार इस मिथ को आप कैसे देखते हैं? हमें ना सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी सांप नजर आता है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये सांप जहरीला या गैर जहरीला है। तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है और हमें वाइल्ड लाइफ टीम को इन्फॉर्म करना है ताकि वो आके उस चीज़ को रेस्क्यू करें, बजाय इसके कि हम उसको मार दें। तो ये बिल्कुल सही नहीं। आप वाइल्ड लाइफ टीम को इन्फॉर्म करें, वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे। हमने देखा है कि बारिश के मौसम में भी सांप काफी ज्यादा आते हैं, या सैलाब जब आता है या पानी का बहाव बढ़ता है, सराउंडिंग एरियाज में जाता है, या जितने भी ये देहात हैं, तो हमने देखा वहाँ पर सांपों की बड़ी तादाद होती है। तो वो सांपों की तादाद ज्यादा क्यों हो जाती है सैलाबी पानी में या पानी के अंदर? ये मोस्टली इनका जो हैबिटेट होता है ना, वो पानी में रहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है तो वो पानी की तरफ मूव करते हैं या नमी वाले एरियाज में जाते हैं। तो हमारी ना हर स्पीशी का जो है ना वो रिलेट करती है हमारे इकोसिस्टम से। हर चीज़ एक बैलेंस के साथ चल रही है नेचर में, कि अगर किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ होती है। मतलब अब स्नेक्स हैं, अब स्नेक्स को किल करने के लिए भी तो कोई एनिमल होगा। हाँ, वो कौन सा है? मतलब ये हमारे पास चीले हैं, उकाब हैं, शाहीन हैं। ये क्या करते हैं? ये मतलब ये बर्ड्स होते हैं, वो किस पे फीड कर रहे होते हैं? स्नेक्स पे। अच्छा, आपने बताया कि 80 के करीब जो हैं तकरीबन स्पीसीज हैं सांप की ना, और 80 के करीब नस्लें हैं और उनमें से 5-6 जहरीले हैं। लेकिन जब सांप काट लेता है, सांप के काटने के बाद फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी को भी जो है वो सांप काट लेता है, हाँ बिल्कुल, तो हमें उस टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी ये होती है, हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि बस सांप ने काट लिया तो अब हमारा बचना मुश्किल है, कि हम बच ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन बगैर ये सोचे समझे कि वो जहरीला था भी या नहीं। हाँ, इसकी वो एक बहुत पुरानी एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि एक कैदी को सजाए मौत देनी थी। हाँ। और सजाए मौत का उसको कहा था कि अब आपको फांसी नहीं देंगे, बल्कि जो कोबरा है ना, वो सांप के जरिए, पहले भी कोबरा शायद बताया या नहीं बताया, सांप के जरिए आपको जो है वो डंग मारेगा, यानी कि काटेगा, और उसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। वो हॉस्पिटल में है और अच्छा, जैसे ही वो 2 नीडल्स उनको लगाई जाती हैं तो वो पेशेंट वहीं पे जो है वो कैदी वहां पर इंतकाल कर जाता है। और बाद में जो तहकीक होती है उसके ऊपर, उसके अंदर बाकायदा तौर पर ब्लैक कोबरा का जहर पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब फेयर हार्मोन्स होते हैं, कि जिसमें हमें लगता है कि हमें अगर अब हमारा सबसे बड़ा फेयर यही है कि अगर हमें सांप ने काट लिया है तो हम बच नहीं सकते। मैंने जैसे बताया है कि हमें नहीं पता, हमें अवेयरनेस नहीं है कि सांप जहरीला है या गैर जहरीला है। अब हमें सांप काटते हम लोग फौरन पैनिक कर जाते हैं। हाँ, कि बस अब काट लिया है तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हमें उस टाइम पैनिक नहीं करना। हमें हॉस्पिटल जाना है, हमने उसकी वैक्सीन लगवानी है, एंटीवेनोम इंजेक्शंस होते हैं उनके। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह आपने पहले बताया जंगली जानवरों से अपने आप को महफूज किस तरह किया जा सकता है, आम शहरी आबादी में अगर खुदा ना खास्ता बेशुमार ऐसे जानवर हैं, जंगली जानवर जिनमें शेर हैं, लोगों ने पाले होते हैं, और आबादी में क्या पालने की कानूनी तरीके से इजाज़त है उनको? हम उनको ऐसे नहीं पाल सकते। एक तो हम उसके हैबिटेट को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर सिर्फ नेचर में रहना पसंद करते हैं, बजाय उसके कि हम उनको कैद कर लें। अब हमने जैसे जू बनाए हुए हैं, हालांकि बेसिकली जू का मतलब क्या है? जू का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम उसकी पॉपुलेशन को सेव कर रहे हैं। हाँ, यानी कि उनको एक एनवायरनमेंट उस तरह का दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे एनिमल को टॉर्चर किया जाता है। अब मैंने काफ़ी सारे जू का विजिट किया, जब वहाँ के एनिमल साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। हालांकि हमने तो इस वजह से बनाए होते हैं कि हम उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे,
हम उसको इंक्रीज करने के बजाय उनको ही साइकोलॉजिकली उनको मतलब वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जंगली जानवर जिस तरह हमने बताया कि आपने बताया कि उनको एनवायरनमेंट से, नेचर से दूर कर देते हैं, जंगली जानवर को कैद करना कानूनी तरीके से कितना बड़ा जुर्म है? मेरा ख्याल में बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि हमें किसी भी एनिमल को जो है ना वो उसके नेचर से हटाना नहीं चाहिए। हमें उनको कैद नहीं करना चाहिए। और रेस्क्यू के लिए वाइल्ड लाइफ को अगर खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर मिल जाता है तो रेस्क्यू के लिए वाइल्ड लाइफ को कब बुलाना चाहिए? क्या पहले उसको खुद ट्रीट करना चाहिए या खुद रेस्क्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, या जंगली जानवर देखें फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को कॉल करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें खुद ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ का नहीं पता कि वो हमारे लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। हो सकता है हमारी उस ट्रीटमेंट के दौरान वो हमारी भी जान ले सकती है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को देखते हैं कि ये इंजर्ड है, हम इसको खुद ही ट्रीट कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आगाही बिल्कुल भी नहीं होती। तो बजाय इसके कि हम खुद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, उसका ट्रीटमेंट करें, तो हमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उसको रेस्क्यू करें। हमने देखा जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं या कोई भी जंगली जानवर जब हमें नज़र आता है, हम उसका ट्रीटमेंट का आगाज़ करते हैं, लेकिन जंगली जानवर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आपने भी अभी यही फरमाया। तो उस हमले से अपने आप को महफूज कैसे किया जा सकता है? तो आप जब उसको किसी भी देखें जंगली जानवर को, आप पैनिक ना करें, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अच्छा। और रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दें बस, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमें उसकी हैंडलिंग का पता हो कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है या उसको ट्रीट कैसे करना है। तो बेहतर है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, तो आप रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, कौन सी ऐसी इंसानी गलतियां हैं जिनकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जानवरों को हो रहा है? जो हमने कॉलोनीज, सोसाइटीज़ बनाई हैं, हम उनकी हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनकी हैबिटेट पे अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल जो है हमारी लाइफ स्टॉक पे अटैक करते हैं या हमारी इंसानी आबादी में आ जाते हैं। तो हम उनके डिस्टर्ब मतलब हमें अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें फॉरेस्ट दोबारा से ग्रो भी तो करवाने हैं, ताकि एनिमल जो हैं वो बजाय इसके कि वो ह्यूमन साइड पे आए तो वो जंगलों में ही रहें। ऐसी है। तो अगर हम जंगलात ख़त्म करें तो जानवर कहाँ जाएंगे? तो वो हमारी इंसानी आबादी में आएंगे और वहाँ से ह्यूमंस का और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो ह्यूमंस एनिमल्स पे अटैक करेंगे और एनिमल्स ह्यूमंस पे अटैक करेंगे। तो ये जितनी भी कॉलोनीज बन रही हैं जी, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, ये हमारी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था यहाँ पे जो कॉलोनीज बनी हुई हैं लाहौर की बहरिया साइड पे, तो वहाँ पे एनिमल्स की इतनी ज़्यादा स्पीशी हैं, स्नेक्स की इतनी ज़्यादा स्पीशी हैं, तो मतलब हम उनके एरियाज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अवाम का वाइल्ड लाइफ के बारे में रवैया कैसा था? वहाँ की अवाम मतलब वो लोग ओवरऑल हमने देखा वाइल्ड लाइफ में ओवरऑल अवाम का रवैया कैसा होता है? अवाम जो है वो पैनिक कर जाती है इस चीज़ को, कि अगर वो किसी भी वाइल्ड एनिमल को देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं कि इसने हम पे अटैक करना है और हमारी जान को खतरा हो सकता है। हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मेन चीज़ हमारी यही है कि हम लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इसकी। वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम शहरियों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए आवाम को, और उसके बाद जो है वो उनको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। जितना वाइल्ड लाइफ के बारे में हमारी गवर्नमेंट इक़दामात कर रही है, क्या आपको लगता है वो इक़दामात काफ़ी हैं? नहीं, मतलब वो इक़दामात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो है वो अब इस पे मतलब वाइल्ड लाइफ की तरफ जो है ना पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता था, अब जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, और इसके ऊपर आगे भी काम करने की ज़रूरत है। उनको उस तरफ जाना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज़ हमारी जो है वो कम हो रही हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सरमाया होता है किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। ऐसे ही है। एक सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी चीज़ वायरल हो रही थी, और लास्ट टाइम के जानवरों के साथ जो जुल्म हो रहा था, लाहौर में एक मार्केट को जो है वो बाकायदा गवर्नमेंट ने नोटिस दिए, बकौल गवर्नमेंट के कि हमने नोटिस जारी किए, लेकिन फिर देखा कि परिंदा मार्केट जो है वो जो है नेस्तो नबूद कर दी गई, उनको गिरा दिया गया। तो लोग कहते थे कि शिकायत करेंगे, ये जितने भी परिंदे हैं, ये बेजुबान जानवर हैं, ये अब शिकायत करेंगे। आपकी चूँकि वाइल्ड लाइफ
कुछ जो स्टडी कर रहा होता है या वाइल्ड लाइफ जानवरों से जो इतनी मोहब्बत करता है, आपको जब वो वाकया पता चला तब आपके दिल पर क्या गुजरी? वाकई ये मतलब बहुत गलत चीज़ है कि हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने जो मार्केट्स बनाई हुई हैं परिंदों की, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। एक परिंदा है, उसको उड़ने दिया जाए बजाय उसके कि हम उसको कैद करें। यानी कि आपके मुताबिक पहले नंबर पर कैद करना ही गलत है, ठीक हो गया। बहुत बड़ा जुर्म है। मतलब हम किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को हम कैद नहीं कर सकते। ये जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स बनी हैं, परिंदा मार्केट जिसे हम कहते हैं, जिसमें बर्ड्स भी हैं, वो स्पैरोज होती हैं या फिर मुख्तलिफ तरह के वो जो हैं पैरेट्स रखे हुए होते हैं उन्होंने, पिजन्स होते हैं, पिजन्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। बल्कि पिजन्स का तो बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है, और बाकायदा इनके ऊपर काफी ज्यादा शर्तें लगा करती थी। ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारा कारोबार ही गैर कानूनी है? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे कि आप परिंदों को कैसे कैद कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज यही है। अब आप ये देखें, हमारे पास ये जो चिड़िया थी, स्पैरोज होती हैं, डोमेस्टिक स्पैरो, इसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो गई है? कितनी इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही, हम मतलब होता था कि हम लोगों ने सुबह उठना है तो हमें उसकी आवाज आ रही होती थी, या हमें वो नजर आ रही होती थी। अब हमें नजर नहीं आती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, या तो हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं फसलों के ऊपर। अब उसने कहाँ से फीड करना है? वहीं से फसलों से ही फीड करना है। अब वो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे एनिमल्स को, मतलब हमारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्पीशीज हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन खत्म हो रही है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, वो उस जुल्म को रोकने के लिए या अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। पहले वो जुबान से रोकता है, फिर हाथ से रोकता है, मुख्तलिफ तरह से रोकता है, मज़ाहमत करता है। लेकिन जानवर जो है वो बोल नहीं सकता। ऐसे ही है। ठीक है, अगर जानवर बोल सकता या बोल पाते या बोलने का मौका मिलता तो इंसानों के इस रवैये के हवाले से क्या शिकायत करते, कैसे करते? वो सबसे पहले तो उनको ये बोलते कि आप हमारी हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम जब किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली उसने हमें रिटर्न में उसने हमें डिस्टर्ब करना ही है। तो वो सबसे पहले, अपना घर कौन किसी को देता है? हाँ, अपना घर। अब हमें कोई बोले कि आप अपना घर छोड़ दें और आप लोग कहीं और चले जाएं, तो ये चीज़ हमारी है, हमें ये चीज़ बेयर नहीं होगी बिल्कुल भी। तो हम क्या करते हैं? तो एनिमल्स ने भी यही करना था। जब हम उनके हैबिटेट पे अटैक करेंगे, उन्होंने हमें रिटर्न में अटैक करना है। तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही होनी थी कि हमें घर से ना निकाला जाए। आपके मुताबिक इंसान फितरत का, नेचर का मुहाफिज है या दुश्मन है? फितरत का मुहाफिज नहीं है, दुश्मन ही है। अब हम फितरत को, हम नेचर को खुद ही मतलब खत्म करते जा रहे हैं। अब यही हम कॉलोनीज बना रही हैं, हम फॉरेस्ट को खत्म कर, फॉरेस्ट हमारे क्या है? नेचर है। हम उन चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। वो मुहाफिज तो नहीं हो सकता जो उस एक चीज को खत्म कर रहा हो, बजाय उसके कि आप उसकी हिफाजत करें। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आप वहां पे फॉरेस्ट लगाएं, प्लांटेशन करें। मतलब अगर एक हैबिटेट को आप खत्म कर रहे हैं तो उसको डेवलप भी तो हम नहीं करना है ना। हम खत्म तो कर देते हैं लेकिन डेवलप नहीं करते। हम अपने बच्चों को जानवरों के हवाले से कैसे सिखा सकते? बच्चों के ना माइंड सेट को स्कूलिंग टाइम से ही हमें ये बोला जाता है। अब हम लोग जब स्कूल में थे, हम बच्चे थे, हमें यही बोला जाता था कि ये सांप है, ये तो बहुत बड़ा खतरा, इसको मार दो। हाँ, मतलब हमें स्कूलिंग टाइम से हम लोगों की साइकोलॉजिकली हमें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि हमें हर एनिमल से, इवन कि अब लिजर्ड्स हैं, हमें उससे भी डर लगता है, छिपकलियों से, कॉकरोचेस से डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कौन सा हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, वो तो हमारे लिए हैबिटेट, हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, लेकिन वो हमारे लिए वेनमस तो नहीं है, जहरीले तो नहीं होते। वैसे वो छिपकली के हवाले से जब आपने डिस्कस किया ना, तो वो काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें छिपकली किसी दूध में गिर जाती है, या चाहे या किसी खाने के सामान, या जब खाना पक रहा होता है उसमें छिपकली गिर जाती है तो उसका खाना बहुत जहरीला हो जाता है और लोगों की अमवात भी होती हैं। हमने देखा कि हमारे पास वाक़या हुआ था गलबन एक सिटी के अंदर, जिसमें एक फैमिली ने वो बाकायदा तौर पर वो जहरीला दूध पिया और उसके बाद वो सारी फैमिली जो है वो इंतकाल कर गई। ऐसे ही है। क्या वाकई छिपकली इतनी जहरीली होती है? जो लिजर्ड्स होते हैं बेसिकली ये जहरीले नहीं होते। मतलब अगर ये हमें बाइट कर लेना तो ये हमारी बॉडी में इसका जहर नहीं फैलेगा। अच्छा। लेकिन जो ये हम कहते हैं ना कि ये खाने में गिर गई हैं, दूध में गिर गई हैं, तो ये जहरीली हो गई हैं और हम खाना नहीं खा सकते, वो फूड का और उसके वेनोम का जो है ना वो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वो खाना जो है ना वो जहरीला हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो डेथ हो जाती है किसी की भी। मतलब वैसे अगर हम उसको बाइट करवाई जाए तो बिल्कुल भी जहरीले नहीं है।
पूरे जो है ना वर्ल्ड में सिर्फ एक ही लिजर्ड है जो बहुत ही वेनोमस है, और वो है मॉनिटर लिजर्ड, जो कि अफ्रीका में होती है। बाकी ये जितने भी लिजर्ड्स हैं ये जहरीली नहीं होते। पाकिस्तान में जितनी भी स्पीसीज पाई जा रही हैं जी, ये जहरीली यानी नहीं कि होते। जितने भी जानवर हैं, आसान लफ्जों में जानवर हैं, उनकी जितनी नस्लें हैं, जितनी इकसाम हैं, उनमें से ज्यादातर आपके मुताबिक जहरीली नहीं होते। तो क्या सिर्फ ट्रीट करने का रवैया मुख्तलिफ होता है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर अटैक करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में कॉकरोचेस गुजर रहे होते हैं, हम मार देते हैं, या कहीं से वो छिपकली वगैरह गुजर रही होती है तो हम भगा देते हैं। इवन कि एक और मिथ भी बनी हुई है कि छिपकली को मारने से सवाब भी मिलता है। ऐसा ये कुछ क्या, नहीं होता ये वाकई क्या छिपकली को मारने से सवाब मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी मिथ बनी हुई है, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगी आप कि जो ये मिथ बनी हुई है, ये मिथ कैसे बनी और क्यों बनी, किस वजह से? वही है ना कि हम लोगों को साइकोलॉजिकली हमें ट्रेन किया जाता है कि ये चीज गलत है और इस तरह से करने और इससे दूर रहें। हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्या हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि हमें लिजर्ड ने काटा और हमारी डेथ हुई है, वेनोम फैला हमारी बॉडी में? ऐसा नहीं होता। और ये कौन सी एक वो होती है कि अगर हमने लिजर्ड को मार दिया हमें सवाब हो गया? आप लिजर्ड की बात कर रहे हैं, हमने ये भीड़ देखा होगा जो येलो वेस्प होता है, हम कहते हैं कि इसको मार दो, हमें 2 नफल का सवाब मिलेगा। हाँ। तो क्या वाकई 2 नफल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लास्ट पे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या हमारी सोसाइटी में देखने वाले लोग हैं जिन तक ये वीडियो जा रही है, उनको मैसेज क्या देंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ? कि हमें ना जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए। सारे जानवर आपके लिए हार्मफुल नहीं होते। मतलब कुछ लविंग एनिमल्स होते हैं, मतलब वो आपके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होते। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के, हर एनिमल के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया कि हम उसको डोमेस्टिकली ट्रीट कर सकते हैं या हमें उसे वाइल्ड लाइफ मतलब उनके इन्वायरमेंट में ही उनको छोड़ देना चाहिए। तो अवेयरनेस आपके लिए बहुत मैटर करती है। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये कि आप कोई भी आपको स्पीशीज नजर आती है, आप उस पर पैनिक ना करें। हाँ, यानी कि घबराएं नहीं। हाँ, इस तरह से कुछ भी ना करें। आपको नजर, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लें बजाय इसके कि आप उसको मारें, क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो हमारी एक पूरी एक चेन बनी हुई है और वो चेन हमारे लिए ज़रूरी है और वो उसमें वाइल्ड एनिमल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर हमना अयूब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने लकड़ बग्गे के ऊपर बाकायदा रिसर्च की, पाकिस्तान की तारीख़ रकम की। लकड़ बग्गे यानी कि हाइना के ऊपर आज तक कोई भी रिसर्च नहीं कर सका और एक ख़ातून होने के नाते इन्होंने ये हिस्ट्री कायम की और बाकायदा तौर पर उसकी रिसर्च की और उसके बाद वो रिसर्च जो है जमा भी करवाई और उसके ऊपर अब मज़ीद काम किया जा रहा है। सांप के हवाले से जो मिथ बनी हुई थी या और जानवरों के हवाले से जो मिथ बनी हुई थी, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। आपकी कीमती राय के लिए कमेंट सेक्शन खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले नए पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।